नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, बाकी दिन गैप था बीच में तो उसको माइंड ना करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर देखो सिंपल सवाल है बिल्कुल। यहाँ पर x बराबर रख दो -1 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -2। उसी तरीके से इसमें पुट करोगे, पावर 7 है तो ये माइनस रहेगा, पावर देखो अपोजिट है माइनस रहेगा। यहाँ पर पावर इवन होगी तो +1, यहाँ पर पावर इवन होगी तो +1। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आंसर। अगला सवाल करते हैं। एबीसी की माध्यिका एडी। अब देखो एबीसी की माध्यिका एडी, एबीसी की माध्यिका एडी। एबीसी का केंद्रक है जी। केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 के अनुपात में बांटती है। एजी की लंबाई दे दी गई 14, यानी कि 2 बराबर 14 दे दी। तो एडी की पूछी, यानी कि 2 बराबर 14। एडी की कितनी थी? 3 थी, यानी कि 7 थी, 21 आंसर। अगला सवाल। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? अगर मान लो इसकी जगह गोला होता तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता। अर्धगोला था तो 2 से और डिवाइड कर लो, यानी कि 4 गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2/3 पाई r³ हो गया, बराबर हो गया 4/3 पाई a⁻³ इंटू n हो गया। अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8/2 n वैल्यू आ गई। अगला सवाल। एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तब देखो यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर 100 है, 8% रेट है, 3 वर्षों का कह रहा है, तो यहाँ से समझो अब दूसरी कंडीशन में ये 200 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम हो गया 2 वर्ष, 10% हो गई रेट। अब यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से देखते तो 8 या 24, 24 बराबर कितना दे दिया? 1200। तो 24 पंजे 120 होता है, यानी कि 50 गुना हो रहा था, यानी कि 100 बराबर निकालते तो 5000 आ जाता। अब 5000 का 2 गुना यहाँ पर 10,000 हो गया। अब यहाँ बताओ चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का नहीं पता है, a प्लस का b प्लस का AB/100, 21% नहीं आ जाएगा। 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना ब्याज में, ये तो चीज सीखी होगी। तो 10,000 का 21% 2 साल के लिए नहीं निकाल पाओगे, 2100 आंसर आ गया। भाई देखो इफेक्टिव रेट निकला 21%, 10,000 का 21%। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं। देखो सिंपल सा सबको एक एक रख लो, एक एक एक। इधर क्या हो गया? ये पूरा 0 हो गया ना, 1 से 1 गया 0 0 0, यानी कि हमें आंसर क्या चाहिए? 0। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 2 4 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 2 4 2 6, माइनस का 6, 0 मिल गया आंसर। और बाकी देखो एक फार्मूला भी होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, AQ प्लस का VQ। जब बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं तब यही फार्मूला काम में आता है। -3ABC बराबर क्या होता है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल। ठीक है, अब इसका 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। यही आंसर आ गया। अगला सवाल। J1 Y1 Y2 Y3 में कंपनी C1 की औसत बिक्री है। देखो कंपनी C1 कौन है? ठीक है, और Y1 Y2 Y3 जोड़ दो, 4 2 6 6, 1200 हो गया। ठीक है, औसत बिक्री यानी कि 3 से डिवाइड। J2 सभी 5 वर्षों में C1 C2 की कुल बिक्री के बीच अंतर है, यानी कि कुल बिक्री के बीच अंतर। इनका देखो अंतर कितना हो गया? 800। इनका अंतर कितना हो गया? 300। इनका अंतर कितना हो गया? 200। अब यहाँ पर देखो इनका अंतर यहाँ से करेंगे माइनस का 300 आएगा, क्योंकि अभी तक कौन सा बड़ा था? ब्लैक वाला। हम ब्लैक वाले से ही सबको लेके चल रहे थे, यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 200, यानी कि ये तो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि डिफरेंस कितना आया? 800 आया। यहाँ पर 3 चौको 12, यानी कि क्या कर रहा था? J2/J1, यानी कि 800/400। यहाँ पर आंसर आ गया 2। अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका इतनी है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, ऊंचाई, परपेंडिकुलर सब सेम होता है। अगर देखो इसको भी याद कर लो, जैसे √3/2a होता है। अगर भुजा मान लो 2 है तुम्हारे पास तो ये क्या होगा? √3 होगा, यानी कि अब यहाँ से समझो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास माध्यिका हो गई 15√3, क्या गुना हो गई? यहाँ पर 15 गुना हुई, यानी कि यहाँ पर ये 15 दूनी 30 गुना रहा होगा, यानी कि साइड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझो, यहाँ से एक चीज समझो कि अगर भुजा तुम्हारी, देखो यहाँ से भुजा 2 तो ये √3, इसकी वैल्यू तुमको दे दी 15√3, तो 15 गुना हो रहा था, इसका 30 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे भुजा। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत काम की चीजें हैं।
अब यहाँ से देखो ये तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट 5 से काट लो। फिर देखो यहाँ से 530 हो गया, माइनस का 290 हो गया, यानी कि 0 हो गया। 13 से 9 गया 4, 4 से 2 गया 2, आंसर। अगला सवाल, सभी विषयों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का कुल कितना परसेंट है। तो देखो ए द्वारा और ये बी द्वारा, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं भैया, देखो 100, 200, 220, 220 और 100, 320, 60 जोड़ देंगे 380, 380 और 100 जोड़ देंगे 480 और 40 जोड़ दिया तो 520। 60 580 हो गया, 580 में 100 जोड़ा 680 और 50 जोड़ दिया तो 730 हो। बी को हम जोड़ते हैं तो 70 और 180, यानी पहले तो ऐसे ही कर लो, 8 7 15 250 और 320 420 430 और 100 530 530 और 30 560 और 100 660 660 और 80 करेंगे तो 740। कह रहा था ए प्राप्त किए गए अंक बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए अंकों का कितना परसेंट है, x परसेंट है। ठीक है, अब यहां से क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। हम ऑप्शन पकड़ते हैं ना, यहाँ पर 9 8 9, सबसे बड़ा 9 है तो 9 को चेक करते हैं। एक ऑप्शन गायब है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 7 63 की 3 हासिल लगा 6 हो गया, 9 3 27, 27 और 6 33। इससे बड़ा करते तो 370, 365 से ज्यादा हो जाता। 5 से 3 गया 2, 6 से 3 गया 3 बचा, उतारा लिया 0 का। अब यहाँ से देखो उतारा ले लिया, अब हमारे पास 8 है और 2 है, अगर 2 करते तो 3 दूनी 6, यानी 7 दूनी 74, 320 के पास पहुंचना है, यानी कि 8 का गुणा कर दो, 8 7 56 हासिल लगा 5, 8 3 24 और 5 29 हो गया, आंसर आ गया 98 पॉइंट समथिंग। एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात इतना है, यानी कि पुरुष और महिला का अगर समय का अनुपात ये है तो इसका अपोजिट हो गया उनका एफिशिएंसी। पुरुष और महिला एक काम एक साथ काम करते हुए 24 दिनों में, यानी कि 3 2 5 एफिशिएंसी एक साथ होगी, 24 दिन काम किया तो कितनी, इतना वर्क आ गया। तो महिला अकेले करना चाहती है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। अगला सवाल, अब यहां से देखो कह रहा है दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। देखो ऊपर देखो हमें आसान लग रहा है, ऊपर बना लेते हैं 30, यानी कि इसको 30 6 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 66 हो गया, ऊपर 30 हो गया तो 7 छक्का 42 हो गया। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 10 3 30, 10 अट्ठे 80 हो गया, फिर 6 पंजे 30 और 13 पंजे 65 हो गया। अब यहां से समझो, अगर हम 4 में डिवाइड करें 8 का, और 4 में हम डिवाइड कर दें मान लो 2 का, और 4 में हम डिवाइड कर दें मान लो किसका कर दें भाई, 1 का कर दें, तो यहाँ से किया 4 दूनी 8 यानी 0.5 आया, यहाँ से किया 2 दूनी 4 आया, यहाँ से कितना आया 4 आया, यानी कि जितने छोटे से डिवाइड किया उतना बड़ा आया। यानी कि इसमें सबसे छोटे से किस में डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या 5/7 होगी, सॉरी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे बड़े से किसमें, इसमें डिवाइड किया, यानी कि सबसे छोटी संख्या यही होगी, सबसे बड़े से हमारे हिसाब से इसमें किया, यानी कि 3/8 क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना। यानी कि यहाँ से हम जानते हैं कि सबसे छोटे नंबर से जिसमें डिवाइड होगा, अगर ऊपर सेम है सब, सबसे छोटे से जिसमें डिवाइड होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसमें सबसे बड़े से डिवाइड होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। इनका अंतर बताना था, यानी कि 8 पन्ने 40, 7 तिया 21 हो गया। अब नीचे क्या हो गया 56, तो 10 से 1 गया 9, 3 से 2 गया 1, 19/56 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी रुपए 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि परसेंटेज कितना है। तो देखो 20% का लाभ मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज 6 में बेची। 40% हानि मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज उसने 3 में बेची। समझ गए होगे बात को। लेकिन बेचा उसने सभी मशीनों को सेम था, तो इसका तो सेलिंग प्राइस 6 है, इसको भी बराबर कर लेते भैया, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर इसमें भी 2 का गुणा होगा। तो कह रहा था पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बतानी थी, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 15 हो गया, यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कितना हानि हुआ 3 रुपए का, किस पर हुआ 15 पर, गुणा कर दो 100, यानी कि 20% हानि। अगला सवाल, 10 क्रमागत पूर्णांक का औसत इतना है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो यहां से देखो अगर हम इसको लिखते तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 आता, यानी कि 16.5 आता। 5 संख्याएं इधर रही होंगी 3 4 5,
ठीक है, 5 इधर रही होंगी, 2 3 4 5, पहली 3 हमें ये 3 चाहिए। तो 16.5 है, इधर कितनी रही होगी, 16 रही होगी, इधर 17 रही होगी। इसी तरीके से इधर एक कम जाएंगे 15 होगी, 15 से एक कम जाएंगे तो 14 होगी, 14 से एक कम होगी 13 होगी, 13 से एक कम होगी 12 होगी। अब इन तीनों का एवरेज चाहिए, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 13 है। सिंपल आंसर। अगला सवाल करते हैं। 10a बराबर इतना है, तो इसकी हमको वैल्यू बतानी है। ये आसान सवाल होते हैं। 10a यानी कि 3/1 दिया, 3 तिरका 9, 1 10 हो गया, यानी कि √10 हो गया। तो 3 गुणे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है, यानी कि 3 तिरका 9/10 आंसर। अगला सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 11 से 3 गया 8, 8 15 17 आंसर। देखो सिंपल सी बात है, केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे दी 17, यानी कि ये इस तरीके से, एक छोटा है एक बड़ा है, यानी कि ये 17 हो गई। अब यहाँ से एक ये रहा, एक ये रहा, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। ये यहाँ पर 90 बनाएगा। इससे हमने कहा तुम नीचे चलो, ऊपर क्या कर रहे हो, सब लोग नीचे खेल रहे हैं, तुम ऊपर हो, तो ये तो गलत बात है। अब और कोई दिमाग मत लगा लेना। यहाँ पर ये कितना था, 3 था, तो ये पूरा 11 से 3 गया, ये 8 हो गया। ये 90 यहाँ पर भी बनाएगा, 8 15 17 आंसर आ गया। अगला सवाल। PQR साझेदार है और एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है, Q कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। कह रहा है PQR के निवेश का अनुपात कितना होगा। देखो नीचे 1/5 1/4 लिखा है, 1/5 1/4, यानी कि 5 और 4 का एलसीएम 20 मान लो पूरा। इसने 1/5 किया, यानी कि 5 चौको 20 किया। इसने 1/4 किया, यानी कि 4 पंजे 20, 5 4 9 हो गया, बचा कितना, 11। यही रेशियो होगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो फिर से वही सेम सवाल आ गया, फार्मूला बेस्ड है। बस यहाँ पर अगर 2c आ गया तो कहीं ना कहीं 2c की होल क्यूब हुआ होगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो यहाँ पर ये 4 तो होगा नहीं, क्योंकि a के पास कोई है कुछ नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो 8c³ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर ये तो 2 ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यानी कि माइनस में 3abc होता है। c की जगह तो 2c आ गया, तो 3 दूनी 6 हुआ होगा आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये तो काफी आसान सवाल है। नीचे से ये तो देखो रूट में मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे जैसे एलसीएम लिया तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कोसेक a माइनस का 1, अदर हो गया कोसेक प्लस का 1। अब यहाँ से देखो ये अंडर रूट में है दोनों, यानी कि ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोसेक a प्लस का 1। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज। अब दूसरी कंडीशन में ये इधर जाएगा गुणा होने, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि कोसेक a माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या आ गया, 2 कोसेक है। अब नीचे से देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, जो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब कॉट स्क्वायर ए को हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ये ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंचेगा, यानी कि देखो अब यहाँ से छोटी सी गलती ये हो रही थी, ये जो फार्मूला खोला वो रूट में आ रहा था, यानी कि यहाँ पर भी रूट होगा। इसको हटाएंगे तो ये रूट से स्क्वायर से तो हट जाएगा। अब साइन ए ऊपर जाएगा, तो कोसेक ए 2 कोसेक ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए हो गया। साइन ए कोसेक ए अपोजिट होते हैं, कॉस ऊपर जाएगा तो अपोजिट होके क्या दे देगा, सेक ए। अगला सवाल। 1 प्लस साइन ए अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ से 1 प्लस का साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन ए ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस का साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये आपको पता होगा। तो बचा क्या है, 1/1 माइनस का साइन ए। अगला सवाल। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए परिवार उस वस्तु की खपत में 20 kg की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी। तो देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या करना था कि पहले की तरह समान रखना था, तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। 100 की कह रहा था, 25% की कमी हुई, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, 75 हो गया। अब 75 से यहाँ पहुंचने के लिए तो हमें 25 की मतलब वृद्धि करनी पड़ेगी, किससे, 75 से गुणा करेंगे 100, 25 यहाँ 75 हो गया, यानी कि हमारे हिसाब से तो आ गया, या तो ऐसे ही कर लो, हमारे हिसाब से तो 1/3 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब हमारा आ पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 1/20 की कर दी, यानी कि 1/3 बराबर 20 हो गया, तो हम 1 बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो बात समझो मेरे हिसाब से। देखो हम यहाँ से ऐसे करना चाहते हैं, देखो 100 और 75 हो गया तो उनका रेट, 100 और 75 हो गया तो उनका रेट। अब हम क्या कर रहे चाह रहे हैं, खपत, यानी कि हम खपत 75 से 100 कर दें,
हमारे हिसाब से तो कितनी बढ़ रही है, 25 बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सम करेंगे तो 7500 आएगा, यहाँ पर भी 7500 आएगा। ये खपत हो गई और ये तुम्हारे जो पैसे बढ़े हुए थे वो हो गए उनका। तो हमारे हिसाब से 25 बढ़ रहा था, 75 से 100 पे गए, 25 क्वेश्चन में 20 हो गया। हमें निकालना क्या है, 75 बराबर पहले कितनी थी, तो यहाँ से कितना हो गया, 3 गुना हो गया, इसका भी 3 गुना, 60 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है जिससे उसे 5% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ क्या होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, अगर नहीं समझाया हो तो ध्यान रखना क्या होता है कि 20% का बट्टा, बट्टा हमेशा किस पर होता है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाता है, यानी कि 80 हो गया। और जो हानि और जो लाभ होता है वो हमेशा मार्क प्राइस के नीचे आ जाता है। हानि हो रही यानी कि ये 95 हो गया। अब 80 की चीज वो 95 में बेचता तो कितना फायदा होता उसे, 15 रुपए का। किससे, 80 से गुणा कर दो 100, तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 15 पना 75/4 हो गया, 4 एकम 4, 3 बचा, फिर 4 अट्ठे 32 हो गया, 18 समथिंग आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती तो ये 80% हो जाता, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो ये 95 हो जाता है। यहाँ से हमने ये रेशियो डायरेक्ट लिखा है। अगला सवाल, यदि वर्ष में खर्च की गई कुल राशि इतनी है तो निम्नलिखित में से किन चीजों पर खर्च की गई कुल राशि इतने के बराबर है। तो देखो सिंपल सी बात है कि पूरा था 1 2 3 4 5, ये वैल्यू किसकी हो गई, 100% की। अब यहाँ से x का गुणा करते तो हमारा आना चाहिए था कितना, 1 5 1 2 3 4 0, यानी कि 3 4 जीरो तो यहाँ से उठा दो, 1 जीरो यहाँ से कर दो, 3 पंजे 15 हो गया, यानी x बराबर 50 आना चाहिए, यानी कि इन्हें सबका सम 50 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बचत को देखते हैं, यानी कि सेविंग कितनी है, 20 है। आवास कितना है, आवास इन द सेंस हाउसिंग, हाउसिंग 10 है, तो 20 और 10 30 हो गया। बचा क्या, शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन क्या है, यहाँ पर 25% है, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पहला कैंसिल। परिवहन पर देखो, ट्रांसपोर्ट पे 10 है, फिर अन्य पे देखो, अन्य पे अदर्स पे यानी कि 25 हो गया, फिर शिक्षा पे देखो 25 था, 50 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एस टी यू में एस एक्स टी यू पर माध्यिका है। ठीक है, एस टी यू, एस टी यू, ये क्या हो गई, हमारी माध्यिका हो गई एस एक्स। कह रहा था एस एक्स बराबर टी एक्स, यानी कि ये बराबर है टी एक्स के। ठीक है, टी एस यू का मान क्या होगा, टी एस यू। अब यहां से समझो, सिंपल सा 90 डिग्री आंसर आ गया। ये माध्यिका थी तो ये इसके दोनों तो बराबर ऑलरेडी थी, ये तीसरी भी बराबर हो गई। अब यहां से समझो, यहां से एक प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या लग सकती है, जैसे मान लो सर्किल बनाया हमने, यहां से हमने ये बनाया, यहां से ये बनाया, इसका इस तरीके, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे मिला रहे हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल सेंटर में मिलाया। ये भी तो रेडियस होगी, यानी कि ये आ रहा है तो ये आ रहा है, ये भी तो आर होगी। अब इनको मिला दो तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यही तो पूछ रहा था। अगला सवाल, उसमें चाहे ट्रिक बना के लिख भी लेना, यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी ट्रेंगल दिया हो तो ये वाला हमेशा 90 डिग्री होता है। सभी कर्मचारियों को कुल वेतन कितना है, तो देखो लास्ट में जीरो तो जोड़ना नहीं, 5 5 10 5 15 5 20 की जीरो हासिल लगा, 2 2 2 4 6 4 10 3 13 13 2 15 हो गया, 15 4 19 19 और 3 22 आंसर। अगला सवाल, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। अब 21 धारा के प्रतिकूल जाना है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, 11 से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, देखो 21 की स्पीड 11 - 4 से जाएगा, 45 की स्पीड 11 + 4 से जाएगा, तो 11 से 4 गया, 7 × 21 यहाँ पर लगा, 11 4 15 × 45, यानी टोटल 6 घंटे। अगला सवाल, चलिए फिर 13 मार्च की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।